तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इसके हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सब आपको याद कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं चुन करके लाया हूँ। तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है, कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था कब? दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो हुआ था कब? 1885 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण के इलाके का दौरा किया था? तो कब किया था दौरा? 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे अवध जो है एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो वहाँ पे किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने? बाबा रामचंद्र ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर था। ठीक है, उस सन्यासी का नाम बताना है जो फिजी में क्या था? एक गिरमिटिया मजदूर था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि असम में बागन श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? देखो, असम में जो है ना, जो बागन श्रमिक थे वहाँ पे उसको असहयोग आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा था? तो वे जो है ना बगानों को छोड़कर घर की ओर चले गए थे। ठीक है, क्या हुआ कि बगानों को छोड़ करके घर की ओर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था बारदोली आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो वो आया था कि भारत में जो है ना वो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? इसमें से कौन सा बोलता है कि स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो थे वो जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो देखो 1919 तुर्की में। ठीक है, तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था भारत में खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा गांधी जी की उपाधि किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, चोरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? क्योंकि वहाँ पे मतलब जो थाना था वहाँ का
ठीक है, वहाँ पे आग लगा दिया गया था, ठीक है, और जितने भी पुलिसकर्मी थे उसे जिंदा जला दिया गया। और गांधी जी चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, ठीक है, वो अहिंसावादी थे, ठीक है, वो गांधी जी कैसे थे, अहिंसावादी। तो और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत इस समिति का गठन किया गया था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद कौन सी समिति का गठन हुआ, तो हंटर समिति का गठन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ था वो किस कार्य से किया था, तो उन्होंने किया था दांडी यात्रा से। किससे, दांडी यात्रा से। नेक्स्ट, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, तो ये रोलेट एक्ट में था। ठीक है, किस में था, रोलेट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग कर दिया, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो था इसका किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज के मांग का स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। किसने, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी, तो ये कौन सा था, तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था, तो ये लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने, लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है कि मैं तुम्हें खून दूंगा, सॉरी तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिकेटिंग क्या है। ठीक है, पिकेटिंग क्या है, तो देखो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या फिर दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे ही हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कार शब्द का तात्पर्य क्या है, तो देखो आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। ठीक है, बहिष्कार का अर्थ क्या है कि किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखता तथा उसकी चीज़ों को खरीदता तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना, बेसिकली यही बहिष्कार का तात्पर्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में पारित किया गया था और एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा जो चलाया गया पहला आंदोलन था वो कौन सा था। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1977 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो है ना मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 बंधुओं ने किया था। जब उन्हें पता चला कि आगे देखते हैं। जब उन्हें पता चला कि ओटोमन तुर्की की हार के बाद ओटोमन सम्राट का एक सख्त संधि थोपी जाएगी, तब उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए उन्होंने 1919 में मुंबई के खिलाफत समिति का गठन करके आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया। ठीक है। महात्मा गांधी ने बोल रहा कि असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया। तो देखो, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चला पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ। तो देखो, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखो, जब असहयोग आंदोलन विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़े होली जलाई जाने लगी। ठीक है। तो 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का जो आयात था वो आधा रह गया था और उसकी कीमत 102 करोड़ से घट करके कितना हो गया, 57 करोड़ रह गई। बहुत सारी स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों के व्यापार करने या फिर विदेशी व्यापार से पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है। और इसकी कोई एक शर्त बताओ। तो देखो, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, पूछ देगा कि गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट है इस समझौते में सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में जो गिरफ्तार लोग हैं उसको छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखो, स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य जो मेन था वो था प्रांतीय विधायकों में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू कौन था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन था। तो अल्लूरी सीताराम राजू जिसने आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में रहने वाली आदिवासी किसानियों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने जंगलों में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए 1920 के दशक में एक उम्र गोरिल्ला आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोगों को एकजुट करने में तिरंगे झंडे की क्या भूमिका थी। तो देखो, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल तैयार किया। इसे ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदू मुसलमान का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल जिसे मध्य चरखा था तैयार कर लिया था, जिसने लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब ये जो है ना बेसिकली 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग क्या क्या इसके बारे में आंसर लिख देंगे। तो देखो हम लोग लिखेंगे कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसके कई बड़े कारण थे। पहला कारण तो क्या है कि वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह हमारे देश में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना का उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरा कारण क्या था कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा उत्पीड़न और दमन के कारण अलग अलग समूहों के दूसरे के समीप आ गए थे और आपसी एकता का महत्व समझने लगे थे। नेक्स्ट, तीसरा कारण है कि उपनिवेशवाद का प्रभाव प्रत्येक समूह और वर्ग पर एक जैसा नहीं था। उसके लिए स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे और अनुभव भी अलग थे। महात्मा गांधी ने इन सभी समूहों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें किस प्रकार से विकास में योगदान दिया। तो देखो पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कुछ निम्नलिखित प्रकार से योगदान दिया। पहला योगदान क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा होने से रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कि युद्ध में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय पर भी कर लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि युद्ध के सामने कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण जनसाधारण को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि गांव में युवकों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा थे। नेक्स्ट क्या है कि 1918 से 19 और 1920 से 21 के दशक में बहुत सारे भागों में फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई और उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार इस महामारी और अकाल के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में लागू कर दिया और इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन को होने के बजाय और तेज हो गया। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के बजाय ये क्या हो गया और तेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध क्यों करते थे। ठीक ना, भारत के जो लोग थे वो रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था उसका विरोध क्यों करते थे। तो उसके कई रीजन थे। तो निम्नलिखित कारण थे। क्या था, पहला कि गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। पहला लिख देंगे। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी में क्या कर दिया, पारित कर दिया था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो पहला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिख देंगे कि महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, जिसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ शुरू होना था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, क्यों फैसला क्यों लिया वापस लेने के लिए असहयोग आंदोलन का। तो क्या बोलेंगे कि असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था। जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस लिया तो इस आंदोलन के वापस लिए जाने के कई कारण थे। ठीक है, कई कारण क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला कारण ये है कि महात्मा गांधी अहिंसक ढंग से आंदोलन को चलाना चाहते थे, लेकिन उनकी आशा के विपरीत ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा था और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना ही उचित समझा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि 1922 में गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा के बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस थाना से हिंसक टकराव में बदल गया।
और इस हिंसात्मक घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। तीसरा क्या लिखेंगे कि वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज्य भी स्थापित हो जाएगा और उनके निर्दोष लोग मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग के जैसे हत्याकांड को पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे, तो इसी रीजन से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो क्या मतलब है, तो हम लोग पहला क्या लिख देंगे कि सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या लिखेंगे कि सत्याग्रह के विचार में प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते थे। नेक्स्ट क्या लिख देंगे कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं अपितु सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य अस्वीकार करने की बजाय सच्चाई को देखना और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष के अंततः सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, बोला जा रहा है जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इस पर टिप्पणी लिखो। तो क्या लिखेंगे, तो देखो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्यापाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। अमृतसर में मार्शल भी लागू हो चुका था। तो 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी पर्व के दिन में अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया था और अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया और काफ़ी लोग सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हो गए थे। दूसरा क्या लिख देंगे कि तब जनरल डायर ने बाग को चारों ओर से घेर कर सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया और आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया और इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या लिख देंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना थी और इसे पूरे भारत में रोष की लहर फूट पड़ी थी। मतलब सभी लोग जो है ना अंग्रेजों पर गुस्सा हो चुके थे। ठीक है, अब है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखो कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, इस सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि 1929 की आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा। कृषि उत्पादों की मांग गिरने से ग्रामीण क्षेत्र भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के नए टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। आगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब के गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना था, परंतु इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी पार्टियों ने भी प्रदर्शन को हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसी आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना करो। तो कैसे लिखेंगे कि 1948 ईस्वी में जर्मनी चित्रकार फिलिप वेट ने अपने राष्ट्र को जर्मेनिया के रूप में प्रस्तुत किया। वे बलूत वृक्ष पत्तों को मुकुट पहने दिखाए गए हैं क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक होता है। ये लाइन जो है यहाँ पे ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रख लो। आगे क्या लिखेंगे कि भारत में भी अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर यहाँ पे होगा रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक कलाकारों ने भारत की राष्ट्रीय को भारत माता के प्रतीक के रूप में दिखाया। एक चित्र में उन्होंने भारत माता को शिक्षा, भोजन और कपड़ा देते हुए दिखाया। एक अन्य चित्र में भारत माता को अन्य ढंग से दिखाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र से बिल्कुल भिन्न है और इस चित्र में भारत माता को शेर और हाथी के बीच खड़ी दिखाया गया और उसके हाथ में त्रिशूल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर तुम लोग टिक लगा लो, ये 90% चांस है कि आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम लोग टिप्पणी लिख देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता खलीफा की शक्ति के पद
को समाप्त कर दिया जाएगा और ओटोमन सम्राट पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी। दुनिया भर के मुस्लिम संप्रदाय ने इसका तीव्र विरोध किया। खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए और उनकी शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं के इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप किया। फिर सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी सहित दूसरे अन्य नेताओं ने यह बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के जन समर्थन अथवा स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे टिप्पणी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख देंगे कि पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो क्या लिख देंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया और उसका मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान और उसकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक शक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः उन्हें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जोर शोर से समर्थन किया था। ठीक है, फिर इस विषय पर गांधी जी से उसका गंभीर विवाद हुआ और इसी के बीच सरकार ने अम्बेडकर की बात मान ली और विरोध गांधी जी ने पुणे की जो यरवधा जेल थी वहाँ पे आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। फिर है कि अन्य राष्ट्रवादी नेता के मध्यस्थता से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों को आरक्षित सीटें मिल गई, परंतु निर्वाचन सामान्य प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। दलितों को आगे है कि दलितों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए भी पूना पैक्ट शर्त रखी गई थी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा करो। तो राजनीतिक नेता भारतीय समाज के अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, फिर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों या फिर दलितों का नेतृत्व करते थे, जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भारत के मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारी और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में मांग करके अपने वर्ग और समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते थे। सभी समुदाय अपने अपने वर्ग के हितों की रक्षा ही चाहते थे। गांधी जी पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और ये एकीकरण मार्ग में रोड़ा बनकर अटक सकता था। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो आप लोग जो है ना इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और सब याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि मैं जो है ना इस सीरीज़ में, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा है, तो इस सीरीज़ में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, इससे बाहर जो है ना आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो सब आपको जो है ना याद कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा था, तो ऐसा क्यों होने लगा। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल का गठन क्यों किया गया था और इसका कार्य क्या था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग वर्गों और अलग अलग समूहों ने हिस्सा लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये वो अब देखो ये बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे जितना है ये सभी 5 नंबर के क्वेश्चन है और आपको 5 नंबर के क्वेश्चन तो मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम आप लोग जो है ना 5 से 10 बार, ठीक है ना, 5 से 10 बार सेम क्वेश्चन को कॉपी में ज़ोर ज़ोर से बोलना है और लिखना, तो ये क्वेश्चन आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, मेहनत नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा अपनाए गए अलग अलग तरीकों का उल्लेख करो। ठीक है, तो इसके कुछ आंसर्स यहाँ पे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असहयोग आंदोलन कहाँ तक सफल रहा था या फिर असहयोग आंदोलन असफल क्यों हो गया। तो दोनों के लिए अगर क्वेश्चन आए तो सेम ही आंसर है यहाँ पे, तो लिख देना है। ठीक है, तो उसका कुछ ये आंसर है।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च अपूर्वभूत घटना साबित हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला करके रख दिया था, इसको स्पष्ट करना। या फिर नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, तो देख लो। मैं सब क्वेश्चंस को पढ़ नहीं रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाले कारक का उल्लेख करें। तो यहाँ पे कारकों का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार से किया था, वर्णन करें। तो ये था कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो समझ में आया होगा। और सभी क्वेश्चंस जो है, मेन चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैं जितना भी करा रहा हूँ इस सीरीज़ में, तो वो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको रट लेना है, ठीक है, रट लेना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा तीसरा चैप्टर होगा इस सीरीज का। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन करते रहिए।